नमस्कार। आज 7 बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत हुई है। यह कई मायने में हस्तक्षेपकारी, ऐतिहासिक और भारतीय राजनीति में एक व्यापक संदेश देने वाला कदम सिद्ध होने वाला है। नीतीश कुमार जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल समाधान यात्रा पर है। पिछले 3 दिनों से बिहार में वे समाधान यात्रा कर रहे हैं। समाधान यात्रा की उनकी व्याख्या है कि हमने जो अब तक काम किया है 18 सालों में, उन कामों की समीक्षा जनता के जरिए समझेंगे, जनता से सीधे समझेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि विकास सही दिशा में हो। आखिर नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं? नीतीश कुमार ने एनडीए से गठबंधन तोड़ा और फिर से महागठबंधन की ओर लौट आए। पहले भी महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी उन्होंने 2015 में, 17 में अलग हो गए थे। दोबारा एक बार 2020 में एनडीए के साथ सरकार बनाने के बाद 2022 में उन्होंने फिर से राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद लगातार ये दिख रहा है कि वे उत्तरदायित्व सौंपते हुए नजर आते हैं, एक अपना उत्तराधिकारी बनाते हुए नजर आते हैं। उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव के रूप में। तो आखिर नीतीश कुमार, और कई बार नीतीश कुमार को लेकर के शंकाएं होती हैं। एक खास किस्म से आप लंबे दौर तक जब आप राजनीति में होते हैं और आपके कई कदम ऐसे होते हैं जो अनपेक्षित तौर पे राजनीति में लिए गए हों, तब आप पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि कब क्या आपके कदम होंगे, कब क्या राजनीतिक फैसले आप लेंगे। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार नीतीश कुमार पूरी तैयारी के साथ जो उन पर अविश्वास बना है, उस दायरे से बाहर निकलने की राजनीति कर रहे हैं। नीतीश कुमार 2022 से नेता से स्टेट्समैन की ओर छलांग लगाने जा रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि नीतीश कुमार अब जिस स्थिति में है, पिछले 18 साल से बिहार की राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार में जो एक गवर्नेंस का मॉडल उन्होंने दिया है, उसका एक कोर्स पूरा कर चुके हैं। तो आगे क्या? आगे उन्हें बायोडेटा बनाना है। आगे उनके पास एक विकल्प है, मुख्यमंत्री रहते हुए वे रिटायर करें। एक विकल्प है कि मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव जीते तो फिर मुख्यमंत्री बने, या चुनाव और लगातार की एक जो कंटिन्यूटी होती है एक मुख्यमंत्री के रूप में, तो कई बार जो एंटी इनकम्बेंसी होता है, जनता की आकांक्षाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो वो गहराती जाती है, एंटी इनकम्बेंसी। तो ये एक रास्ता है नीतीश कुमार के पास। दूसरा रास्ता है कि राष्ट्रीय राजनीति में जो एक वैक्यूम सा आ गया है, उस वैक्यूम में एक विकल्प की तरह, एक ध्रुव तारा की तरह उभरे। और इस दिशा में खास करके नीतीश कुमार ने कोशिश शुरू कर दी है। उसी कोशिश का एक प्रसंग है जाति जनगणना, जाति आधारित जनगणना। उन्होंने एक ऐसी स्थिति बनाई कि भारतीय जनता पार्टी भी खुल करके जाति जनगणना का विरोध नहीं कर रहे। हालांकि उसके अलग अलग नेता अलग अलग स्वर जरूर अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी जब सरकार में दोनों साथ थे, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जब साथ थी, जदयू और भारतीय जनता पार्टी जब साथ थी, तो दोनों ने ही जाति जनगणना का समर्थन किया था। अब ऐसी स्थिति है कि बिहार में कम से कम भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना का विरोध नहीं कर सकती है, लेकिन राष्ट्रीय क्षितिज पे तो एक निर्णय लेना होगा और वहां भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में दिखाई नहीं देती। कांग्रेस को भी खास करके एक स्टैंड इस प्रसंग में लेना होगा, क्योंकि जाति जनगणना एक सामान्य परिघटना नहीं है। समाज जो स्तरीकृत समाज है, कई जातियों में बटा हुआ समाज है, उपजातियों में बटा हुआ समाज है। हालांकि स्पष्ट आज किया नीतीश कुमार जी ने कि हम कास्ट गिनेंगे, सब कास्ट नहीं गिन रहे। तो ये एक संदेश है। लेकिन कई तरह की जातियों और तो वहां जो मंडल के बाद, मंडल कमीशन के लागू होने के बाद जो जातियों के भीतर आकांक्षाएं पनपी हैं, लोकतंत्र के लगातार
मैच्योर होने के कारण जो दलित जातियों में आकांक्षाएं पैदा हुई हैं, तो उन आकांक्षाओं को एड्रेस करने के लिए जाति जनगणना बेहद जरूरी है और एक माइलस्टोन भी है भारतीय राजनीति में, क्योंकि एक वैक्यूम सा है। आप एंटी इनकम्बेंसी के जरिए किसी लोकप्रिय सत्ता के साथ संघर्ष नहीं कर सकते। यानी एक मुद्दा देना होगा 2024 के लिए, नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के खिलाफ एक मुद्दा देना होगा जो आप उनके ही फोल्ड में जाकर नहीं दे सकते। एंटी इनकम्बेंसी एक मानस बनाने का काम करती है, लेकिन एक सपना जाति जनगणना के जरिए पैदा हो सकता है, और वह यह कि तमाम जातियों की जो आकांक्षाएं हैं रिप्रेजेंटेशन की, उसकी बात हो सकती है। नीतीश कुमार इससे आगे भी जा सकते हैं, जैसे अखिलेश यादव ने वहां बात की है निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर। तो एक ये मुद्दा है जो 2024 में नीतीश कुमार हो सकते हैं कि उसके साथ, तो वो नीतीश कुमार की अपनी खास यूएसपी क्या है। मैं क्यों कह रहा हूं कि नेता से वो स्टेट्समैन की ओर जा रहे हैं। उनका जो बायोडेटा है, कई बार राजनीतिक परिस्थितियों में निर्णय लेने के जो प्रसंग हैं, उससे अलग वो बायोडेटा लिखी जाएगी, वो जीवनी लिखी जाएगी। जिसके पास अपनी कोई पारिवारिक विरासत नहीं है जहां उसे सत्ता देना है। एक ऐसा नेता जिसके पास अपना कोई जातिगत वोट बैंक नहीं है, उसने 18 साल तक काम किया है, और उन 18 सालों में जो राज्य की सूरत है वो कई मायने में, खास करके महिलाओं के मामले में, मैं नीतीश कुमार को लेकर के क्रिटिकल रहा हूं कई बार, और मैं विकास की बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि विकास एक ऐसा फलसफा है। विकास हुआ है, विकास काफी हुआ है, विकास का जो मॉड्यूल है आज की तारीख में, उसके हिसाब से विकास हुआ है। सड़कें बनी हैं, अपने हिसाब से हेल्थ सेक्टर में जैसे जो से आशा वर्कर्स हैं और जो एक फैलाव होता है वो हुआ है। हालांकि कमियां काफी ज्यादा हैं, और ये पूरे देश की समस्या है, सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है, इस पर राजनीतिज्ञों को बात करनी होगी। लेकिन एक जो खास डोमेन है जिसमें नीतीश कुमार ने काम किया है, जिसने बिहार की सूरत बदल दी है, आमूलचूल परिवर्तन किया है, वह है कि बिहार में पहली बार 50% आरक्षण पंचायतों में दिया गया। यूं तो पंचायतों का जो आरक्षण है, महिला आरक्षण, वो उस राजस्थान में पहले दिया जा चुका था, लेकिन बिहार में 50%, वहां 33% दिया गया था, कि शुरुआत की पहल नीतीश कुमार जी ने ली, और उसका व्यापक असर आप पंचायतों में देख सकते हैं। कोई कह सकता है कि आप मुखिया की जगह मुखिया पति, सरपंच की जगह सरपंच पति का चलन है, लेकिन एक ऐसा समाज जो अपने हिसाब से पहले से अपनी एक प्रक्रिया में जी रहा है, जहां स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर नहीं है, तो वहां समय लगता है। स्टेट के किसी भी स्टेप को समाज स्वीकार कर उसमें समय लगता है। तो मुखिया पति और सरपंच पति भी बहुत जल्दी ही इतिहास की बात होने वाले। तो 50% वहां का रिजर्वेशन, 50% शिक्षा का रिजर्वेशन, जो शिक्षकों की बहाली हो रही है उसमें भी महिलाओं को 50, उसने बहुत असर डाला है। और 35% तमाम नौकरियों में जो आरक्षण दिया है, ये एक बहुत बड़ी पहल है। यहां से नीतीश कुमार एक स्त्रीवादी मुहिम लेते हुए एक स्त्रीवादी व्यक्तित्व की तरह दिखाई पड़ते हैं। आगे और भी चीजें उन्होंने की, मसला अब चीजें आई हैं। मैं इस बीच में इस बात को यहाँ रेखांकित करते चलूं कि कुछ चीजें डेंट लगती हैं, हालांकि उसके बाद प्रशासनिक तौर पे उन्होंने एक्शन भी लिए। वो मैं बात कर रहा हूँ मुजफ्फरपुर बालिका गृह की, और स्त्री काल ने खास करके उसमें एक जिम्मेवार समूह के रूप में उसमें भूमिका निभाई थी उसके खिलाफ, और देश भर के कई शहरों में प्रदर्शन किए थे ताकि सरकार सही दिशा में जो उसके दोषी हैं उन पर कार्रवाई कर सके। वह एक प्रसंग जरूर है, लेकिन जो महिला आरक्षण का प्रसंग है उसमें नीतीश कुमार शराब को लेकर के अपने अपने अलग अलग स्टैंड हो सकता है, शराब को लेकर अपने अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन शराब बंदी ने भी एक हद तक नीतीश कुमार की लोकप्रियता महिलाओं के बीच बढ़ाई है। तो ये एक डोमेन है जहां से नीतीश कुमार को देखा जाना चाहिए। ये एक डोमेन है जहां से आप तय करेंगे कि नीतीश कुमार जो आगे राष्ट्रीय राजनीति में एक भूमिका लेकर जा रहे हैं, वहां महिला आरक्षण के सवाल से उन्हें टकराना होगा,
और महिला आरक्षण को लेकर के वैसे आज सकारात्मक, मैं तो कहूंगा कि महिला आरक्षण के भीतर आरक्षण के साथ उन्हें बात करना चाहिए और उसे भी एक मुद्दा बनाना चाहिए। अति पिछड़ों के साथ को जो उन्होंने रिजर्वेशन दिया पंचायतों में, वह बहुत महत्वपूर्ण है। दो चीजें और रेखांकित करना चाहूंगा। एक तो अभी जो म्यूनिसिपल काउंसिल में और लोकल बॉडीज में चुनाव का प्रसंग आया जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के बहुत ही सफलतापूर्वक हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, हाईकोर्ट की चुनौती के बावजूद कह सकते हैं कि चुनाव हुए, ये एक बड़ी उपलब्धि रही। लेकिन एक प्रसंग जो आजकल कोर्ट में है वो है शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के। यहाँ एक मार्क किए जाने वाली बात है कि जो लोग गए हैं कोर्ट में शिक्षकों की नियुक्ति को चैलेंज करते हुए, उनका कहना है कि ओबीसी कोटा ज्यादा निर्धारित कर दिया गया है, खास करके ओबीसी का। लेकिन सरकार का तर्क है और बीपीएससी का तर्क है, जो शिक्षकों की नियुक्ति की एजेंसी थी, कि बैकलॉग बहुत था। अभी जो कोर्ट में बहस चल रहा है, कई बार जज ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आपने एक साथ बैकलॉग क्यों भर दिया इस तरह। ये एक अलग ही सवाल है और ये कोर्ट का अपना चरित्र बताता है। लेकिन सरकार का यहाँ कमिटमेंट बैकलॉग भरने का, बैकलॉग तो इसी तरीके से भरा जाएगा। बैकलॉग बनाने का कोर्ट ने कहा कि इसे आप री एडवर्टाइज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो पोस्ट जब आप बैकलॉग रहता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है जनरल पोस्ट में। ऐसा नहीं है। SC ST पोस्ट को लेकर के मिनिमम और ओबीसी पोस्ट भी यदि 3 बार एडवर्टाइज नहीं हुआ, बहुत लंबे दौर तक यदि वैकेंसी नहीं आई है, तो बैकलॉग रहेगा। इसके अलावा इरादतन भी देश भर में बैकलॉग रखे गए। तो बैकलॉग को लेकर के भी जो साफ स्टैंड नीतीश कुमार की सरकार ले रही है, कोर्ट में आगे जाकर जो भी निर्णय होगा। तो जो मार्जिनाइज सेक्शन है, जो दलित, जो SC ST OBC समूह है, उसके लिए नीतीश कुमार की ये जो भूमिका है, ये जो योजना, ये जो एक ठोस स्टैंड है, वो साफ साफ दिखता है। और उसी की परिणति है जाति जनगणना। जो महिलाओं को लेकर उनके काम है, उसकी बात मैंने की। तो यहां से नीतीश कुमार आज जो भारतीय राजनीति में वैक्यूम है, उसको लेकर के एक आशा की किरण की तरह दिखाई पड़ते हैं और एक मुद्दा सामने रखते हुए, और वो है रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा। खासकर जब जाति जनगणना की बात आई तो रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा आएगा। तो वो SC ST OBC जो समाज का पिछड़ा मार्जिनलाइज सेक्शन है उसके लिए, और जो महिलाएं हैं उनके लिए रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित कराने की दिशा में मुद्दा तय हो सकता है। उस दिशा में एक कदम नीतीश कुमार आज की सरकार और नीतीश कुमार आज से बढ़ा रहे हैं। यही 2024 में, क्योंकि उनके पास एक USP है, वो ट्रस्टेड एक नेता है जिन्होंने इस दिशा में काम करके दिखाया है। विकास के दूसरे पहलू को छोड़ देते हैं, विकास के दावे सारी पार्टियों की होती है, लेकिन ये मुद्दे लेकर के एंटी इनकम्बेंसी, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसको उसके सराउंडिंग में, उसके बैकग्राउंड में से यदि आप ये मुद्दे लेकर के राष्ट्रीय राजनीति की ओर जा रहे हैं, फिर वहां एक स्टेट्समैन की दूसरी भूमिका है। और वो जो दूसरी भूमिका है वह है नीतीश कुमार अपने को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में ना पेश करते हुए एक विकल्प के तौर पे, राजनीतिक विकल्प के तौर पे विपक्ष कैसे खड़ा हो, इसकी तैयारी की बात कर रहे हैं। यह एक बार फिर मार्केबल भूमिका होने जा रही है। यह एक बार फिर उल्लेखनीय भूमिका होने जा रही है नीतीश कुमार की। और वैसे भी एक परिपक्व लोकतंत्र तो वही होता है, आप परिपक्व लोकतंत्र में आप आगे प्रधानमंत्री का चेहरा बढ़ा करके चुनाव लड़ते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है, भारत की डेमोक्रेसी अमेरिकन डेमोक्रेसी की तरह नहीं है जहां आप प्रेसिडेंशियल चुनाव करते हैं। यहां तो सांसदों को प्रधानमंत्री चुनना है, संविधान तो यही कहता है, विधायकों को मुख्यमंत्री चुनना है। तो इस बार विपक्ष की तैयारी यदि इस दिशा में होती है जिसकी अगुवाई करते हुए नीतीश कुमार दिखाई पड़ रहे हैं, न वे किसी के लिए चुनौती बन रहे हैं विपक्ष के किसी नेता के लिए, और न वे खुद को प्रधानमंत्री के तौर पे पेश कर रहे हैं। एक समाजवादी एका का एक प्रसंग चल रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी 23 में, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरीके से 23 में और 24 में राम मंदिर का मुद्दा या एक अंतर्राष्ट्रीय छवि का मुद्दा लेकर के सामने आने वाली है। राहुल गांधी यात्रा पर जरूर हैं, कांग्रेस अभी तक एंटी इनकम्बेंसी पर फोकस्ड है, लेकिन एक व्यापक स्वप्न कांग्रेस की ओर से, एक व्यापक मुद्दे जिस पर चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस, जो एक माहौल बनेगा जनता के बीच में, जनता कितना रिसीव, उसकी भी अभी उसकी प्रतीक्षा की जानी है। अभी वो प्रोग्राम आते हैं, लेकिन ये जो नीतीश कुमार का जो कदम है,
या जो सोशलिस्ट खेमे से आप बात करते हैं, एक खास किस्म से सगुगाहट कर्नाटक से, हरियाणा से, अभी जो अखिलेश यादव जो पोस्चर ले रहे हैं और खासकर वो आरक्षण यात्रा करने जा रहे हैं, तो ये एक ऐसा लग रहा है कि समाजवादी जो वृत्त है उससे एक आवाज बनने जा रही है, और वहां जो एका की कोशिश है, जो नेतृत्व की कोशिश है नीतीश कुमार की, ये वक्त की जरूरत है विपक्ष के लिए। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार एक लीडर से निश्चित तौर पे एक स्टेट्समैन की ओर छलांग लगाने जा रहे हैं। जाति जनगणना इस मायने में एक माइलस्टोन निर्णय नीतीश कुमार का और नीतीश सरकार का सिद्ध होने जा रहा है। नमस्कार, फिर बात करते हैं किसी अन्य मुद्दे पर।